गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर 7 और पेपर नंबर 2 का। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सारी बातें पूछी गई हैं। थोड़ा चलते हैं और क्वेश्चन के तहे तक चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और पूछा क्या है। देखो, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने का सिर्फ दो ही फंडा है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझो, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आप सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं जेईई 2023 पेपर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या दिया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक ना, इज गिवन E इज इक्वल्स टू इतना। इसके बाद दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट। फिर इसके बाद ब्रैकेट में इन्होंने हिंट दिया है। क्या दिया है सोचो। इन्होंने दिया है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन में बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट क्या होगा, और अगर मान लो द वेव पोलराइज इन XY, अब बोलो ना पोलराइजेशन एंगल कितना 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। चलो ये भी देखते हैं। इसके बाद पूछा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। चलो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, कितना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दिया है 30, और इसके बाद यहाँ पे दिया है 2i + 4j, यानी x कैप और i कैप, x कैप और y कैप का मतलब इतना है। इसके बाद इधर दिया है साइन, कितना दिया है अगर आप देखोगे तो इन्होंने दिया है 2π, और ब्रैकेट में कितना दिया है, ब्रैकेट में दिया है 5 × 10⁴ 14t, है ना, एंड माइनस कितना दिया है, माइनस दिया है ना, देखो इसके बाद दिया है 10⁷x ब्रैकेट क्लोज, बस इतना दिया है। अब देखो, सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। एग्जाम में आपके पास कंपेयर करने का टाइम नहीं रहता था, आप फास्ट करोगे। अगर कंपैरिजन करोगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए होता है बच्चों E0 और होता है साइन ω_t - kx, लाइक ऐसा दिया है। लेकिन इन्होंने एक समस्या किया है कि देखो x की जगह क्या z दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर z कर लेते हैं। क्या दिया इधर हम z कर लेते हैं। तो बेसिकली इनका मतलब है 10⁷/3 और इंटू z, बस। अब अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो देखो हमें ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल रही है। अगर हम बात करेंगे ओमेगा की वैल्यू कितना मिल रहा है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से मिल रहा है 2π और इंटू 5 × 10⁴ बराबर। इसके बाद देखो हमसे इन्होंने क्या पूछा है, इसके बाद यहाँ से k की वैल्यू कितना दिया है, जो k है ना, ये दिया है 10⁷ और इंटू 2π। ये 2π जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा, यानी हम इस k की बात करें जब कंपेयर करें। अब ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका वेव का, जो वेव है ना, इसका वेलोसिटी निकालते हैं। देखो, तो वेव की जो वेलोसिटी होती है ना, वो होता है बच्चों ω/k। तो आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ से फिलअप कर दो, कितना आया है 2π × 5 × 10⁴ और डिवाइडेड बाई ये आएगा 2π/3 और इंटू 10⁷। तो जब इसे सॉल्व करोगे 2π से 2π तो कट गया, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे ना तो देखो इधर से हमें मिल जाएगा 15 और इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 10⁷, यानी कि ये मिलेगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बराबर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ना कि वेलोसिटी से रिलेटेड हमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक काम करते हैं, देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, देखो जब हमने वेलोसिटी निकाला है ये वेलोसिटी एक्चुअली लेस देन c है, और c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸, जो क्वेश्चन में दिया है। लेस देन कितना है 3 है। तो यहाँ से ये बात पता चल गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है वो वैक्यूम में नहीं चल रही है।
अगर वैक्यूम में चलती तो इस वेव का जो स्पीड है स्टैंडर्ड लाइट के स्पीड के बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर उस जिस मीडियम में वेव चल रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू क्या होता है? म्यू होता है c/v, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रख दो, तो c की वैल्यू आपको मिलेगा कितना? 3 × 10⁸ और इसका मिलेगा 1.5 × 10⁸, जो यहाँ निकाला है ये कट गया, तो इसका वैल्यू आ गया 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आ गया 2। बात सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड की। चलो, मैग्नेटिक फील्ड में जाने से पहले हम देखते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। पहले हम बात करेंगे यहाँ वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन। देखो, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, देखो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना, जो हमने वेलोसिटी निकाला है, ये निकाला है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन यहीं से लगाया जा सकता है पता। देखो, जो स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन है, अगर मान लो ओमेगा टी के पहले कितना है? प्लस है, और के एक्स के पहले कितना है? माइनस। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है। अगर यहाँ पे ऐसे होता प्लस ओमेगा टी या प्लस के एक्स, दोनों प्लस होता, तो ये कहाँ जाता? माइनस एक्स में। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाते हैं, देखो, तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ जेड के पहले माइनस है, लेकिन ओमेगा टी के पहले क्या है? प्लस है। इसका मतलब ये वेव कहाँ पे जा रही है? ये वेव जा रही है प्लस जेड डायरेक्शन में, यानी कि के कैप में जा रही है, बराबर। तो यहाँ पे अगर हम के कैप लिखते हैं ना, इधर मान लो हम के कैप लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या दिया है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दिया है 30 और 2 टाइम्स I और इंटू 4 टाइम्स J। तो ये जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो E0 है, कर लो कंपेयर, E0 है। तो अगर हम E0 लिखेंगे तो बताओ E0 क्या होगा? E0 यहाँ से मिलेगा 30, और जो इसका वेक्टर पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड ले लो। उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको मिलेगा x कंपोनेंट का स्क्वायर, और x कंपोनेंट कितना है? 2। तो यहाँ मिलेगा 2 का स्क्वायर, और प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और y कंपोनेंट कितना है? 4 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली बन गया 30, और अंडर रूट हो गया 4 + 16, और ये हो गया 20। तो ये मिल गया 30 × 2 और √5, यानी कि ये मिल गया 60√5 न्यूटन पर कूलम। ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन समस्या ये है कि इसका डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन बेसिकली होता है बच्चों यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन आपको निकालना है तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो, वही डायरेक्शन होता है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। देखो, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, किसका? वेक्टर ही का, जो वेक्टर ही है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमें इसमें वेक्टर लिखना पड़ेगा। वेक्टर कितना है? 30, और ये है 2i + 4j बराबर। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो इधर आपको दिख रहा है कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 60√5। कितना है? 60√5, जो हमने ऊपर निकाला है, देख लो। कितना आ गया? 60√5। तो अगर यहाँ से इसको कट करोगे तो ये बन जाएगा 1/2√5 और ब्रैकेट में 2i + 4j। पक्की बात, यहाँ तक कर लोगे। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होता है, वो होता है E × V। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, हमने एक पढ़ा था लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में जो F होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा गया है तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो होता है Q × E। कितना होता है? Q × E, और प्लस यहाँ पे देखो, और ये होता है V × B। ये होता है, बात सही है।
यानी कि QE जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है और QEB जो है ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। ये दोनों मिला करके नेट फोर्स होता है। अगर यही नेट फोर्स जीरो हो जाए तब बड़े ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड Q टाइम्स और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा V क्रॉस V, ये बराबर जीरो हो जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B है ना, दिस इज द इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा माइनस V क्रॉस B। क्या मिलेगा? माइनस V क्रॉस B। इस माइनस साइन को खा जाओ। माइनस साइन को अगर खाओगे तो बेसिकली ये B इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, ये बेसिकली कितना बनेगा? दिस इज द B क्रॉस V, लेकिन हमें यहाँ B चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये बेसिकली आपको मिल गया है B क्रॉस V, सही बात है, लेकिन इसमें E गिवन है, V गिवन है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर B का, तो एक काम करो, इसे सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में वेक्टर प्रोडक्ट करा दो। यानी कि इसे लिख दो आप E क्रॉस B, क्या लिख दो? VE क्रॉस B। अब बराबर इधर आएगा B क्रॉस V और इसमें क्रॉस कर दो V। अब आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ। मैथमेटिक्स में या फिर वेक्टर कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर A क्रॉस B और क्रॉस C होता है ना, तो ये बेसिकली कितना होता है? ये आपका होता है बच्चों, अगर हम बात करेंगे तो ये होता A डॉट C और इंटू B। अब माइनस A डॉट B और इंटू कितना होता है? C, ये होता है। यानी कि अगर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जो दूर वाला है पहले उनका डॉट प्रोडक्ट होगा और इसके साथ B जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद जो माइनस करके नज़दीक वाले का डॉट प्रोडक्ट होगा इंटू C। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। अगर इधर लगाओगे तो देखो यहाँ से जो E है ना, E क्रॉस V है ना, ये कितना बन जाएगा? पहले B का V के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना बनेगा? B क्रॉस सॉरी कितना बनेगा? ये आपका बनेगा B डॉट V और इंटू V। अब माइनस, अब इसके बाद V का V के साथ डॉट होगा क्योंकि यहाँ क्रॉस है ना, तो ये मिलेगा आपको V डॉट V और इंटू क्या मिलेगा? B। तो समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वेलोसिटी है ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खास बात है कि अगर मान लो ये आपका जो है वेलोसिटी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट शुड भी जीरो होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये जीरो हो गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखोगे जो E क्रॉस V बना है ना, ये बना है V स्क्वायर, क्योंकि इसका तो V स्क्वायर हो जाएगा और माइनस B आ जाएगा। तो यहाँ से अगर B देखोगे तो कितना बनेगा? V स्क्वायर, इसे माइनस साइन को खा जाओ तो इसे कर दो B क्रॉस C, तो ये चीज़ें मिल गया। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यानी कि अगर हम मानते हैं तो V क्रॉस E, यानी कि V का जो डायरेक्शन है और E का जो डायरेक्शन है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो इनके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं V क्रॉस V कैप इंटू E कैप, और V कैप की वैल्यू आपको पता है कितना है? K है, और E कैप की वैल्यू आपने इधर निकाला है, जो यूनिट वेक्टर निकाला है ना, दिस इज द E कैप। कितना है? ये है 2i प्लस 4j माइनस डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट 5, क्या आएगा? 2i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट 5। अगर इसे थोड़ा सा और आगे ले जाओगे तो देखो यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दो। अगर कॉमन लेके काट दोगे तो देखो यहाँ से मिलेगा K क्रॉस कितना आएगा? i प्लस 2j डिवाइडेड बाई रूट 5। और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो देखो K क्रॉस I कितना होता है? K क्रॉस I होता है J। कैसे? देखो, अगर मान लो ये K है, ये I है, तो K क्रॉस I अगर आप करोगे तो y एक्सिस यानी कि J आता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो K क्रॉस I जो बना है ना, ये आपका बन गया J।
और k क्रॉस j जब इसका इससे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आपको मिलेगा k क्रॉस j, और k क्रॉस j होता है i, यानी कि j माइनस 2i डिवाइडेड बाई √5, ये आ गया आपका b कैप। अब अगर b कैप मिल गया तो इक्वेशन लिख लो। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये होता है आपका b नॉट, और इधर कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा b कैप और इनटू साइन ओमेगा टी माइनस के जेड बराबर। लेकिन यहाँ पे b नॉट कैसे मिलेगा? अब b नॉट निकालने के लिए हम चलेंगे, देखो जो b नॉट होता है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b नॉट जो होगा ना, ये आपको मिलेगा b नॉट और इनटू वेलोसिटी जो होता है ये होता है e नॉट बराबर। तो जो वेलोसिटी मिलेगा ये मिलेगा e नॉट बाई b नॉट, ऐसे। तो इसे रख दो। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो देखो e नॉट की जो वैल्यू आया है, इसका जो मैग्नीट्यूड आया है, अगर मैं बात करूँगा तो ये आया है 60√5। तो इधर रख दो, क्या रखोगे, इधर रखोगे 60√5 और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितना आया था 1.5 इंटू 10⁸। तो अगर आप देखोगे ना तो 1.5 को 3/2 लिख सकते हो, तो लिखो 60 इंटू √5 इंटू 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये आएगा आपका 120/3 और इंटू √5 इंटू 10⁻⁸। थोड़ा सा और चालाकी करोगे तो 3 से इसको काट दोगे तो आएगा 40√5 और इंटू 10⁻⁸, ये मिलेगा। देखो तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग हुई है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, ऊपर चलते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे 2i + 1j दिया है, यानी कि मिसिंग यहाँ पे हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं ये 2i + j है। अगर 2i + j होगा तो अगर हम इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो यहाँ से देखो इधर हमें 1 मिलेगा, यानी कि +j की जगह इधर क्या मिलेगा, इधर हमें 1 मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के जो वैल्यू है इसमें 1 मिलेगा। और इधर हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस कितना मिलेगा 1, यानी कि हमारा आंसर्स जो बनेगा ना यहाँ पे, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक प्रोसेस समझ गए होगे, ठीक ना। और इसका जो वैल्यू है ये है 30√5, कितना है 30√5 बस। तो अगर ये 30√5 होगा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना होगा, इधर भी 30√5 होगा, तो कर लो इधर कितना मिला 30√5, तो 30 से 30 कट गया, तो इधर कितना मिला 1/√5। बस ये चीज़ दिक्कत हुई, यहाँ भी गड़बड़ है, इधर कितना होगा 1, इधर कितना होगा, ये जो हमने डायरेक्शन निकाला है दिस इज़ द 1, और ये जो 2 है ये नहीं होगा, इधर ऐसा 2 नहीं होगा। तो आपको जो मिलने वाला है बेसिकली क्या मिलेगा, ये मिलेगा बराबर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप b नॉट निकालोगे तो b नॉट निकालते टाइम आपको यहाँ पे 30√5 लिखना है। कितना लिखना है 30√5। अब जहाँ 60 है वहाँ क्या आ जाएगा 30, इधर बन गया 30। तो फाइनली जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, इधर आपको मिलने वाला है 60, कितना मिलेगा 60, और अब अगर आप देखोगे तो आपको फाइनली मिलेगा 20, कितना मिल गया, ये मिल गया आपका 20। तो 20√5 इंटू 10⁻⁸, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√5 इंटू 10⁻⁷। अब क्या करोगे, जब इसकी वैल्यू यहाँ फिलअप करोगे तो जो b बनेगा b नॉट फिलअप कर दो, कितना आया है 2√5 इंटू 10⁻⁷, और b कैप कितना आया है, यहाँ पे ऊपर लिखा है b कैप, ये आया है j माइनस 2i डिवाइडेड बाई √5 और इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ये आ गया। अब यहाँ से 5 कट गया, तो जो b की स्टैंडर्ड वैल्यू आ गया, ये कितना आया है, ये आपसे मिल गया है 2 टाइम्स j, या फिर ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ से मिल जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। ये तो के जेड तो मिलना ही मिलना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा के जेड बराबर, ये आपका मिल गया जे कैप। और यहाँ से देखोगे तो ये मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷, है ना, और इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, और ये आएगा आई कैप।
तो इधर से क्लियर है कि जो j का कंपोनेंट होगा वो होगा b, लेकिन जो i का कंपोनेंट होगा वो होगा x। j का कंपोनेंट y होगा, i का कंपोनेंट x होगा। तो जो bx मिला है ये मिला है -4 इंटू 10⁻⁻7 और साइन और ओमेगा t माइनस kz। और जो यहाँ से by मिला है ये मिला है 2 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ से मिला है साइन ओमेगा t माइनस kz। तो आंसर्स यहाँ b और x में कौन सा सही है? अगर आप देखोगे तो by की वैल्यू देखो, ये सेकंड वाला जो है मैच कर रहा है बराबर, लेकिन bx की वैल्यू यहाँ -4 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में -2 दिया है, इसलिए ये गलत है। यानी कि हमारे पास अभी तक आंसर जो सही हुआ वो हुआ b और d। अब इन्होंने एक बात और बोल रखी, द वेव पोलराइज्ड इन द xy प्लेन विथ पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री। कहाँ पर? एंगल विथ 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू x। देखते हैं, अगर हम इस वेव के पोलराइजेशन की बात करेंगे तो देख लो, मान लो ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है। तो जो ई कैप आया था, ई कैप कितना आया था? ई कैप आया था i + 2 टाइम्स j डिवाइडेड बाई √5। यानी कि अगर हम बात करेंगे, हमने देखो यहाँ पे निकाला था ना ई कैप, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये आया था, ठीक ना। कितना आया था? यहाँ देखो थोड़ी सी मिस्टेक शुरू में जो हुई थी वही रह गई है, तो इसे हम मिस्टेक सही कर देते हैं, ध्यान दो। तो ये बन जाएगा आपका 2i + j, और ये जो है ना ये भी बन जाएगा 2i + j। कितना बनेगा? 2i + j। तो जो बना है 2i + j इंटू √5, ये आपका है। तो आप देखो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, जो डायरेक्शन ऑफ ई आया है ना, तो ये आया है 2i + j बाई √5। तो 2i + j का मतलब हो गया कि ये इधर से कहीं से ऐसे जाएगा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका मिलेगा थीटा। तो अगर हम tan थीटा निकालेंगे ना, तो tan थीटा आएगा y कंपोनेंट 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो है ना 45, ये जो है 30 डिग्री एंगल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है। अगर मान लो यहाँ हमसे ये पूछते कि बताओ b कहाँ पे होगा, तो देखो यहाँ पे z को हमने कहाँ पे लिया है? अंदर के साइड लिया है, तो मुझे बताओ यहाँ b कहाँ होगा? b जो है कहीं इधर होगा, है ना, इस तरह से। z बाहर ले लो, z क्या है? बाहर की साइड, तो ऐसे मिलेगा b, ठीक ना। और ध्यान रहे एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक ना। और ये z के डायरेक्शन में आपका क्या है? वेलोसिटी है, ठीक ना, ऐसे बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ समस्या ये नहीं है, एक और बात है। क्या चीज़? थोड़ा सा उसे हम ध्यान से देखेंगे। देखो, जैसे मान लो अगर हमसे ये पूछा जाए, ठीक ना, कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक बार और चलते हैं। tan थीटा तो हमने निकाल ही दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। ये x है, ये y है, इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है थीटा, और गिवन है tan इनवर्स थीटा निकाला है 1/2 आया था, ठीक ना, ये आया था थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर जा रही है, इधर, और यहाँ वेलोसिटी जो है ये z डायरेक्शन में है। अगर मान लो बच्चों इसी गिवन डेटा में हमसे और भी कुछ पूछते, कैसे? जैसे मान लो हमसे पूछते बताओ एंगल y एक्सिस और b के बीच कितना है, तो देखो ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है ये कितना आएगा? 90 - थीटा, तो आपको पता है ये अगेन कितना आएगा? थीटा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो एंगल है यही y एक्सिस और b के बीच का भी एंगल है, ऐसे हम निकाल लेते हैं। अब इसके बाद देखो, अगर हमसे ये पूछते ये लोग कि जो वेलोसिटी हमें दिया है, वेलोसिटी हमने निकाला, वेलोसिटी कितना था? 1.5 इंटू 10⁻⁷। जितना डेटा गिवन है उतने डेटा के आधार पर ये और क्या सोच सकते हैं, थोड़ी इस बात की चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मान लो हमसे पूछते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मुझे ये बताओ इनका μr और एप्सिलॉन r का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये भी पूछ सकते थे। तो देखो हम जानते हैं जो c होता है ना, ये होता है 1/√μ0 और होता है एप्सिलॉन। लेकिन बच्चों अगर हम बात करेंगे किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड, ये होता है 1/√, कितना होता है? μ × c। बट समस्या यहाँ नहीं है, कितना होता है? μ × एप्सिलॉन। बट समस्या यहाँ नहीं है, हम जानते हैं जो μ/μ0 होता है इसको हम बोलते हैं μr, तो μ को हम लिख सकते हैं μr × μ0। सिमिलरली एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन r लिखते हैं,
तो एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखो तो जो वेलोसिटी मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, 1/रूट एप्सिलॉन आर और म्यू आर और इंटू रूट कितना मिलेगा, ये मिलेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, इसी को तो हम सी बोलते हैं, यानी कि v बराबर c/a आएगा, कितना आएगा, एप्सिलॉन आर और म्यू आर। तो अगर हम देखेंगे तो रूट एप्सिलॉन आर और म्यू आर की जो वैल्यू है ये c/v हो गया, और यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यानी कि 2। अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर बराबर 4। अब ये हमने क्यों बताया है, क्योंकि जेई मेन में, नीट में या फिर जो ही और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, वो जेई एडवांस के क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट को तोड़ते हैं। इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के टॉप नेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो भी क्या करते हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अपने टेस्ट पेपर में, अपने टेक्स्ट बुक में, अपने टेस्ट सीरीज में डालते हैं। इसलिए मैंने बताया है। तो आप ऐसे सोच सकते हो, इस तरह से आप म्यू आर जो है निकाल सकते हो। अब अगर मान लो हमसे पूछता है मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, जो एनर्जी डेंसिटी होता है प्यारे बच्चों यूबी, ये कितना होता है, यानी कि यूबी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है ना, ये होता है b² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू नॉट। तो जो b² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू नॉट है ना, इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि किसी मीडियम में है तो म्यू को हम म्यू नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं म्यू लिखना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालोगे तो आएगा हाफ एप्सिलॉन और क्या मिलेगा, E²। बात बिल्कुल सही है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखो ये बी तो हमें पता है लेकिन म्यू नहीं पता है, म्यू आर और इनका मल्टीप्लिकेशन पता है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन और डेटा हमें नहीं मिल पा रहा था जिसकी हम एनर्जी डेंसिटी निकाल सकें। अगर आप इसे लिखोगे तो आप लिखोगे b² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू नॉट म्यू आर लिखोगे, और इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और यहाँ से E² ऐसे लिखोगे। तो E तो हमें पता है, B पता है, इनका मैग्नीट्यूड अभी निकाला था वो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या है म्यू आर और एप्सिलॉन आर का, ठीक ना। तो ऐसे हमें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और एवरेज रेशियो निकालोगे तो यही आएगा। अब इसके आगे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आराम से आप कर सकना, लेकिन यहाँ पे ये म्यू आर और एप्सिलॉन आर की अलग अलग वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को एनर्जी में अगर पूछते तो हम वेरिएबल में आंसर कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक ना। चलो तो दोस्तों अब ये सीरीज को हम खत्म करते हैं, आज के क्वेश्चंस हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें और भी सपोर्ट करिए ताकि हम जेईई एडवांस को ना और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। चलो सभी बच्चों को बाय बाय।